हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है शिवेंद्र तिवारी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रेनियो सेरिब्रल इंजरी। जो क्रेनियो सेरिब्रल इंजरी होता है वो हेड में या फिर ब्रेन में जो इंजरीज होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, उससे रिलेटेड है पूरा। इससे जो है 20 नंबर्स के क्वेश्चंस मतलब बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो हम दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे कि दोनों क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है, ये जो हमारे पास चार्ट प्रिपेयर है, मतलब जो छोटा सा पीडीएफ बना हुआ है, इसमें जो है आप देख पाएंगे कि शॉर्ट में भी कैसे लिख सकते हैं और लॉन्ग में भी किन चीज़ों को यहाँ पे हमको ख्याल रखना है कि इन चीज़ों को लिखना है पेपर में। ठीक है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये उसी के उसमें है कि शॉर्ट में हम पूरी चीज़ें कैसे कवर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंजरी टू हेड एंड ब्रेन, जो इंजरी होती है हेड और ब्रेन में, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियो सेरिब्रल इंजरी। ठीक है, क्रेनियो सेरिब्रल इंजरी किसे कहते हैं? जो कि इंजरी हो जाए किसमें? हेड और ब्रेन में। साथ में कोई भी ट्रॉमा जो कि हेड और ब्रेन में हो उसको हम क्या कहेंगे? क्रेनियो सेरिब्रल इंजरी। तो ये दो छोटी डेफिनेशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है इसकी इटियोलॉजी, कि इटियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो रोड साइड एक्सीडेंट है, उसमें से ये हो सकता है। फॉल्स है, कहीं से गिर जाए। ठीक है, बर्थ इंजरी हो सकती है न्यूनेट्स में। जब डिलीवरी के वक्त क्या होता है, जब न्यूनेट्स को हम बाहर निकाल रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होती है? बर्थ इंजरी हो जाती है, तो उसके हेड पे जो है लग सकता है। असॉल्ट, कहीं पे कोई मतलब असॉल्ट का मतलब हो गया आपका कि कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो, या फिर गन शूट इंजरी, कहीं पे गन शूट इंजरी हो गई। ठीक है, गोली मार दी गई इसके वजह से, या फिर ड्यू टू फॉल, किसी भी वजह से अगर गिर जाते हैं या कोई भी चीज़ उसके ऊपर गिर जाती है तो। इसके बाद आता है इसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन में ऐसा है कि इसको 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे जो हमारा ब्रेन होता है, जैसे ये अगर हम इसको ब्रेन माने तो इसके ऊपर होता है एक स्कल होता है। ठीक है, एक जो होता है ये स्कल होता है और स्कल के ऊपर जो होता है वो होता है स्कैल्प। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि सबसे ऊपर क्या होगा? स्कैल्प होगा, उसके अंदर क्या होगा? स्कल होगा। ठीक है, और फिर उसके अंदर क्या होगा? ब्रेन होगा हमारा। तो इसको आप ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? स्कैल्प। अब स्कैल्प में भी आप देखेंगे तो दो चीज़ें आती हैं, एक होता है स्कैल्प वुंड और एक होता है स्कैल्प हेमाटोमा। स्कैल्प वुंड क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी जगह पे स्कैल्प जो है हमारा डायरेक्ट, अगर किसी ने उस जगह पे कोई भी चीज़ है जिससे लग जाता है, पत्थर या किसी भी चीज़ से लग जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उस जगह पे फट जाता है। जो सर है वो फट गया, तो ऊपर से अगर फट रहा है, जो स्कैल्प है हमारा वो फट रहा है, तो वहाँ पे वुंड बन जाता है। ठीक है, और अगर वहाँ पे ऐसी चोट लगे जहाँ पे हीमेटोमा हो जाए। हीमेटोमा का मतलब है कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स तो रप्चर होंगे लेकिन ब्लड बहेगा नहीं। पहले वाले में तो वुंड बन जा रहा था तो उसमें ब्लड बह जा रहा था, लेकिन दूसरे वाले में ब्लड बहेगा नहीं, तो उसमें हीमेटोमा बनेगा। ठीक है, तो ये होता है स्कैल्प में दो प्रकार से। फिर आता है स्कल। स्कल जो होता है उसमें भी दो प्रकार आते हैं, एक होता है वॉल्ट में और एक होता है बेस में। फ्रैक्चर ऑफ वॉल्ट ऑफ स्कल और फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे जो स्कल होता है, स्कल के जो बाहर साइड होता है वो वॉल्ट पूरा कहलाता है, और जब अंदर पे चोट लगती है तो उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है ब्रेन। ब्रेन जो है सबसे अंदर की चीज़ें हैं, अगर यहाँ तक लगता है हमको ब्रेन में लगता है तो फिर प्राइमरी इंजरी हो सकती है या फिर सेकेंडरी इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो इसको अब हम पढ़ेंगे, ये क्लासिफिकेशन को पूरा हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंजरी टू स्कल। ठीक है, तो स्कैल्प जो है, स्कैल्प को पढ़ेंगे। तो स्कैल्प में जो स्ट्रक्चर कंसिस्ट करते हैं वो इसी के नाम से याद होते हैं हमको। ठीक है, स्कैल्प को ही, जैसे कि S फॉर SCALP। ठीक है, इसमें जो है S फॉर स्किन होता है, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू होता है, A फॉर एपोन्यूरोसिस होता है, उसके बाद L फॉर लूज एरियोरल टिश्यू होता है, और पेरीओस्टियम जो होता है ये होता है हमारा P से। ठीक है, तो ये स्कैल्प की ये लेयर्स होती हैं जो कि हमें स्कैल्प में देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसी के नाम से। ठीक है, तो इसमें जो पहला था हमारा वो था हमारा स्कैल्प वुंड। जो स्कैल्प वुंड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो आप इन्वॉल्व में देखेंगे तो स्किन होता है और सब क्यूटेनियस टिश्यू जो है स्कैल्प वुंड में इसमें इन्वॉल्व होता है, और इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो मोर होती है। ठीक है,
ठीक है। तो जो ब्लीडिंग होगी वो मोर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ब्लीडिंग होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है हमें स्कैल्प वुंड में, क्योंकि किसी ने कोई चीज़ से लग गया, किसी पत्थर उत्थर या किसी भी चीज़ से लग गया, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, और ब्लीडिंग हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट, कि प्रेशर अप्लाइड करते हैं, डायरेक्ट प्रेशर, कि हमको उस चीज़ को रोकना है। उसके बाद है वहाँ पे सूचरिंग की जाती है, सूचरिंग, ताकि उस जगह से जो ब्लड है वो जल्दी से जल्दी कम किया जा सके, ठीक है। और रबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रबर ट्यूबुलर जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आता है स्कैल्प हीमेटोमा। जो स्कैल्प हीमेटोमा होता है, स्कैल्प हीमेटोमा का मतलब ये है कि जो सर पे अगर मान लीजिए पत्थर या किसी चीज़ से लग जाता है, तो उसमें होता क्या है कि लग जाने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं, लेकिन रप्चर होने की वजह से वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं। क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि वो वुंड नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ पे सिर्फ रप्चर हो रहा है, और रप्चर होने की वजह से अंदर में ही खून का थक्का बन जाता है। तो उसमें हेड इंजरी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे स्कैल्प के अंदर ही जो हमारा ब्लड है वो रुक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये कॉमनली कब होता है, जो कि हेड ट्रॉमा में होता है, हेड में डायरेक्ट किसी चीज़ से लग जाए, या फिर डिलीवरी के दौरान, जो डिलीवरी के दौरान जो बच्चे को, चाइल्ड को होता है, उसमें ये देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो ये स्कैल्प के दो चीज़ थे, अब हम देखने वाले हैं स्कल, ठीक है। इंजुरी टू स्कल, क्योंकि स्कैल्प में लगा तो उसमें दो चीज़ आ गए थे हमारे, एक था स्कैल्प वुंड और एक था स्कैल्प हीमेटोमा। अब जो है हम स्कल देखने वाले हैं। स्कल में जो है दो चीज़ हम देखेंगे, जैसे कि पहला है वॉल्ट और दूसरा है बेस, ठीक है। तो जो वॉल्ट होता है, वॉल्ट ऑफ स्कल, उसमें आप देखेंगे कि इसमें दो प्रकार से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। एक होता है क्लोज्ड फ्रैक्चर, एक होता है ओपन फ्रैक्चर। अब ये क्लोज्ड और ओपन फ्रैक्चर क्या है, तो इसको जब हम देखते हैं तो देखिए, क्लोज्ड फ्रैक्चर वो है जिसमें ब्रेन एक्सपोज्ड आउट ना हो, ठीक है, ब्रेन एक्सपोज्ड आउट ना हो, या फिर CSF जो है वो लीक आउट ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड फ्रैक्चर। लेकिन ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि ड्यूरामेटर और जो एरेक्नॉइड ये होते हैं, टियर हो जाते हैं, ये फट जाते हैं, जिसकी वजह से CSF लीक आउट हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो इसको हम ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अदर टाइप जो होते हैं इसमें, जैसे कि लीनियर टाइप होता है, कम्युनेटेड टाइप होता है, और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है। तो जो लीनियर टाइप होता है वो स्कल लाइन पे होता है, जो कम्युनेटेड होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में होता है, ठीक है। और जो है यहाँ पे जो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है वो फोर्स से किसी जगह पे अगर मारा जाए, तो वहाँ पे अगर डिप्रेशन बन जाए या गड्ढा हो जाए, तो उस चीज़ को बोल देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो जब भी कोई सर्जन होता है, जो न्यूरो सर्जन्स होते हैं, तो देखिए अगर डिप्रेस्ड हेड है तो उसमें क्या करेंगे, न्यूरो सर्जन्स क्या करते हैं, उस जगह पे एक होल क्रिएट करते हैं, और होल क्रिएट करके उस जगह को एलिवेट किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे डिप्रेस्ड है उस जगह पे एक होल क्रिएट करेंगे, और उस जगह को ऊपर लाने की, नॉर्मल कंडीशन पे लाने की कोशिश करेंगे। ये सब न्यूरो सर्जन का काम होता है, जो कि किया जाता है उस टाइम पे। फिर इसके बाद जो आता है फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ स्कल। अभी हमारा वॉल्ट हुआ था, अब क्या है, बेस ऑफ स्कल। तो बेस ऑफ स्कल में क्या होगा, जो फ्रैक्चर लग रहा है अब हमारे बेस में लग रहा है, तो जब बेस में लगता है तो यहाँ पे तीन प्रकार से लगेगा, जैसे कि एंटीरियर लगेगा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में लगेगा, फिर मीडियल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ऐसे करके तीन से लगता है, ठीक है, तीन में लगता है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्चर हो रहा है वो अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा में होता है तो ये ब्लीडिंग करता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, जो कि एपिस्टैक्सिस हम कहते हैं, ठीक है, या फिर डिस्चार्ज करता है CSF को फ्रॉम नोज़। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे नोज़ का नाम आ रहा है, ठीक है। हर किसी में हमको देखने को मिलेगा कि किसी में माउथ से आ रहा है, किसी में कान मतलब ईयर से आ रहा है, जैसे कि इसमें नोज़ से आ रहा है, ठीक है। तो ब्लड कहाँ से आ रहा है, इसमें नोज़ से आ रहा है। तो ये है एंटीरियर क्रेनियल फोसा में इंजरी होने की वजह से इसमें आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या आप बता सकते हैं, आप तो इसमें बता सकते हैं कि जो सब कॉन्जेक्टाइवल जो हीमोरेज होता है, ठीक है, वो बोथ साइड होता है, अपर और लोअर आईलिड्स में देखने को मिलता है, जो कि रकून से एक जानवर होता है उसकी आँखों की तरह ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसा इंजरी अगर होता है तो हमें देखने को मिलता है, ये होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा में, ठीक है। और ये इंजरी में इंजरी टू, और ये किसको किसको इंजरी कर देता है, तो ये फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो क्रेनियल नर्व है इनको जो है ये कर देता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड को नहीं करता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि सेकंड छोड़ करके 1 से लेके 6 में सेकंड को छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी अभी आगे भी देखेंगे आप। तो दूसरा है मीडियल क्रेनियल फोसा। जो मीडियल क्रेनियल फोसा है उसमें क्या होता है, डिस्चार्ज होता है सेम ब्लड और वो, ठीक है, CSF
ब्रेन का जो मैटर है वो भी डिस्चार्ज होता है। कहाँ से होगा? तो ये होगा माउथ और ईयर से। हमने पहला वाला देखा था एंटीरियर में, अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा में अगर चोट लगती है तो उसमें कहाँ से होता है? नोज़ से होता है। और अगर यहाँ पे हो ईयर और माउथ से, कब हो रहा है? जब ये मीडियल क्रेनियल फोसा में लगता है तो, ठीक है। और ये में इंजरी किसको किसको कर सकता है, कौन से क्रेनियल नर्व को? तो यहाँ पे आते हैं 6, 7, 8। पहले वाले में था हमारा 1 to 6, लेकिन सेकंड नहीं था, और यहाँ पे है 6 से लेके 8 तक का, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद आता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अगर इसमें लगता है तो ये एक्कोमायोसिस ओवर द मस्टॉइड प्रोसेस, ये होता है मस्टॉइड प्रोसेस के अगेंस्ट में, ठीक है। और इसको बेटल साइन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कब होता है? जो बेटल साइन मतलब मारपीट के दौरान लग सकता है, ठीक है। बेटल साइन इसको ऐसे दिया गया है, बेटल जो होता है उसके दौरान, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी नर्व इंजरी होगी? तो देखें तो 9, 10 और 11 क्रेनियल नर्व जो है ये इंजरी होती है। तो ये आपको याद रखना कि पहले वाले में 1 to 6 सेकेंड नहीं है सिर्फ, ठीक है। और फिर दूसरे वाले में, मीडियल वाले में 6, 7, 8, ठीक है। और जो 9 से लेके 11 तक किस में है? ये है पोस्टीरियर वाले में। तो ऐसे करके आप यहाँ पे अपना जो है ये इंजरी किस किस क्रेनियल फोसा में हो रही है और उसके इंजरी में कौन कौन सा क्रेनियल नर्व हमारा डैमेज हो रहा है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंजरी टू ब्रेन। अब हमारे सबसे इनर लेयर पे इंजरी हो रही है फ्रैक्चर की वजह से, तो वहाँ पे आता है प्राइमरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी जो है ये इनिशियल इंजरी होती है ब्रेन की। तो इसको क्लासिफाइड किया गया है 4 तरीके से, जैसे कि है पहला कॉन्क्यूजन। कॉन्क्यूजन में क्या होता है कि ये टेम्परली रिवर्सिबल फिजियोलॉजिकल पैरालिसिस होता है, किसका? नर्वस सिस्टम का, ठीक है। लेकिन कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये टेम्परली है, रिवर्सिबल है और फिजियोलॉजिकल पैरालिसिस हो रहा है, लेकिन ये बस कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। और विदाउट क्या हो रहा है? स्ट्रक्चरल डैमेज से, ठीक है। इसको कंट्यूजन बोला गया है, इसको कॉन्क्यूजन बोला गया है। उसके बाद आता है कंट्यूजन। कंट्यूजन जो आता है सेरिब्रल कंट्यूजन, इसमें क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड कैसे होगा? तो इसमें क्या होता है? ट्रॉमा ड्यू टू कॉर्टिकल सरफेस ऑफ द ब्रेन में ट्रॉमा होता है, ठीक है, जिसके रिजल्ट की वजह से हीमोरेज हो जाता है, वहाँ पे ब्लड आउटफ्लो हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके वजह से वहाँ पे हीमोरेज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है लेसिरेशन, सेरिब्रल लेसिरेशन। लेसिरेशन में क्या होता है कि मैकेनिकल टीयर हो जाता है, नॉर्मल टिश्यू जो होती है उसमें टीयर हो जाता है, मतलब फट जाती हैं, तो उसको क्या बोला गया है? सेरिब्रल लेसिरेशन। 4th नंबर में जो है वो है ब्रेन स्वेलिंग। ये ट्रॉमा के कारण जो है ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी किस वजह से होगी? तो जो पहला इनिशियल इंजरी हुआ था उसी में सब्सिक्वेंट इंजरीज हो रही हैं, उसके वजह से हो सकता है, या फिर किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, या फिर एलिवेटेड आईओपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से हो सकता है। ये सब जो कंडीशंस हैं इसके वजह से सेकेंडरी ब्रेन इंजरी हो सकती है। अगर इंट्राक्रेनियल हिमोरेज की बात करें या फिर एब्सेस की बात करें तो ये बहुत कॉमन होता है इसमें, ठीक है, सेकेंडरी ब्रेन इंजरी में। तो उसमें 2 प्रकार से बोला गया है। पहला प्रकार बताया गया है सब ड्यूरल, दूसरा बताया गया है एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमोरेज, ठीक है। इसके बाद इसके क्लिनिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमको मिलता है कि सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जाननी है कि कहाँ नेचर ऑफ एक्सीडेंट, कैसा एक्सीडेंट हुआ, कितने टाइम पे हुआ उसका एक्सीडेंट, ठीक है, क्या टाइम था, कितना लेट हुआ उसको आने में, ठीक है। इनिशियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं था उसको, ठीक है। वाइटल्स चेक करेंगे जैसे कि पल्स, बीपी, रेस्पायरेशन, ठीक है। पैरालिसिस है कि नहीं ये चेक की जाएगी। टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ मिलता है हमको उस टाइम पे, ठीक है। और जनरल एग्जामिनेशन जैसे कि स्कैल्प वुंड तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई पे ब्लीडिंग तो नहीं है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो नहीं है, ठीक है, CSF लीक आउट तो नहीं हो गया है, ओपन फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद हम क्या करवाएंगे? एक्सरे करवाएंगे, CT स्कैन, MRI, ECG, ये सब चीज़ें हम करवाएंगे। ये सब हमको फ्रैक्चर के इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं तुरंत में, ठीक है। इसके बाद है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं? तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ये है कि हेड इंजरी कभी भी हो पेशेंट को तो उसको रिक्वायर होता है ICU, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट उसको रिक्वायर होता है। एयरवे मेंटेन करते हैं हम, उसका फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं, ब्लैडर और बाउल जो है वो क्लियर करते हैं हम, ठीक है, प्रॉपर डायग्नोस करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं और सेकेंडरी इंजरी को हम प्रिवेंट करने का कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे सेकेंडरी इंजरी ना हो, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरी चीज़ है कि हम उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं ताकि वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़े नहीं, ठीक है, जिसके वजह से ब्रेन इंजर और हो सकती है, इस वजह से उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ड्रग कौन कौन से देना है? तो सेडेशन को हम अवॉइड करते हैं,
डाईयूरेटिक्स देते हैं ताकि वहाँ पे एडिमा जो है वो कम हो जाए, एंटी कन्वल्जेंट देते हैं, वहाँ पे एंटीबायोटिक देते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, स्टेरॉइड्स देते हैं, और पेन के लिए जो है एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एनाल्जेसिक्स, ठीक है, ये भी दिया जा सकता है। साथ में अगर मान लीजिए सर्जरी करना है तो उसके लिए इंडिकेशन है कि या तो डिप्रेस्ड हेड होना चाहिए, डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर, जिसमें कि हम एक पॉइंट में जहाँ पे डिप्रेस्ड हुआ है वहाँ पे एक गोला होल बनाते हैं और फिर उसको एलिवेट करते हैं, या फिर एक्यूट एक्स्ट्रा ड्यूरल या फिर एक्यूट सब ड्यूरल हीमेटोमा होता है, तो उसमें जब हीमेटोमा अंदर में थक्का बन जाता है तो उसमें ऑपरेट किया जाता है। और कई केसेस में जो इंट्राक्रेनियल हीमेटोमा होता है उसमें हम क्रेनियोटॉमी करते हैं, जिसमें कि उसको निकाल दिया जाता है। तो ऐसा किया जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।